दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का फाइनल रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम फाइनल रिवीजन सभी सब्जेक्ट का शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आज यह वीडियो बायोलॉजी का है, जिसमें कि हम 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस किया हुआ प्रश्न है। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। और फटाफट सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न है तो उससे सही आंसर कर सके, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है, उसे भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जाति का उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। पहला ऑप्शन है लामार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, और तीसरा द्वारा बैलिस द्वारा, और चौथा द्वारा ओपरिन द्वारा। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जाति का जो उत्पत्ति पुस्तक है दोस्तों, वह लिखा गया था डार्विन के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, डार्विन के द्वारा, ठीक है। यह काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक चयन द्वारा जाति का जो उत्पत्ति हुआ था, यह पुस्तक जो है डार्विन के द्वारा लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रणेता निम्न में से कौन है। हरित क्रांति के प्रणेता जो है निम्न में से कौन है। डार्विन, मिलर, जगदीश चंद्र बोस, और चौथा में दे रहा है नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति के जो प्रणेता हैं वह नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, नॉर्मन बोरलॉग। और यही अगर आपसे पूछा जाता, हरित नहीं श्वेत क्रांति अगर पूछा जाता, तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाता, राइट आंसर श्वेत क्रांति का बर्गिज कुरियन हो जाता। क्या, बर्गिज कुरियन। आप याद रखिएगा श्वेत क्रांति का प्रणेता कौन थे, तो बर्गिज कुरियन। और यहाँ पे हरित क्रांति का पूछा जा रहा है तो नॉर्मल बोरलॉग होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कर रहा है कि विडल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है। यानी विडल परीक्षण जो होता है दोस्तों, विडल टेस्ट जो होता है किसकी पहचान के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है मलेरिया के लिए, दूसरा नंबर हैजा के लिए, तीसरा नंबर टाइफाइड के लिए, और चौथा नंबर है पीत ज्वर के लिए। तो विडल परीक्षण, विडल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे टाइफाइड बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी टाइफाइड को पहचानने के लिए जो है विडल टेस्ट किया जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। यानी जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है तो वह कौन सा कलर को पहचान नहीं कर पाता है। लाल तथा पीले रंग को, हरा तथा नीले रंग को, और तीसरा नंबर है लाल तथा हरे रंग को, और चौथा नंबर है किसी भी रंग की। यानी जो वर्णाता व्यक्ति जिसे हुआ रहता है वह किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है। जिसका जो राइट आंसर हो गया लाल और हरे रंग की, ठीक है, लाल और हरे रंग के। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, लाल और हरे रंग के, ठीक है। आप याद रखिएगा वर्णांता किसी भी व्यक्ति को हुआ रहेगा तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। और यह जो रोग है दोस्तों जेनेटिक्स रोग है, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है। मुंबई में, नई दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि बीटी कॉटन प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन जो प्रतिरोधी है कीट का, खरपतवार का, लवण का, सूखा का। तो बीटी कॉटन प्रतिरोधी है कीट का, ठीक है, कीट का। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, कीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि निफ जीन पाया जाता है पेनिसिलियम में, दूसरा नंबर है राइजोबियम में, और तीसरा नंबर है एस्परजिलस में, और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो निफ जीन जो पाया जाता है वह राइजोबियम में पाया जाता है, ठीक है, राइजोबियम में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइजोबियम बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद
ईस्ट इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, जैविक खाद। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पे इनमें से सभी रहे तो ऐसा नहीं कि हमेशा यही आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट जो होते हैं इनमें से सभी देखते हैं और यहाँ पे टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑप्शन को अच्छा तरह देख लीजिएगा, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन रह सकता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो जैविक खाद, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर पे कह रहा है डायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान है, यानी डायोपिथिकस जो है इनमें से किसके अधिक समान है, एप के, गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, मनुष्य के। तो डायोपिथिकस जो है यह इनमें से एप के अधिक समान है। ठीक है, एप के, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, एपी के। ये भी जो होता है दोस्तों बंदर की तरह ही दिखने वाले जंतु होते हैं, तो यही हो गया डायोपिथिकस जो है एप के अधिक समान है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में करें ताइनचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ताइनचुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है, गेहूं का, धान का, मक्का का, ईख का। तो ताइनचुंग जो है एक धान का किस्म है। ठीक है, धान का, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे धान बिल्कुल करेक्ट हो गया, धान हो गया, इस धान का किस्म है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में करें कि कैलाश संवर्धन निम्न में से कौन वैज्ञानिक ने किया था। कैलाश संवर्धन जो किए थे वो निम्न में से कौन वैज्ञानिक किए थे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गौथरेट। ठीक है, गौथरेट, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, गौथरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है। पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है, शैवाल से, ब्रायोफाइटस से, कवक से, टेरिडोफाइटस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस से, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ब्रायोफाइटस से। ठीक है, पादपों में एम्फीबियन संबंधित है ब्रायोफाइटस से, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा है बर्ड फ्लू, तीसरा है एड्स, चौथा है इनमें से सभी। तो विषाणु जनित रोग जो है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सब पोलियो हो गया, बर्ड फ्लू, एड्स, ये सभी जो है विषाणु के द्वारा मैंने फैलता है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो पहला ऑप्शन है FSH, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है LH और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्ग जो होता है वह LH हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, LH हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि मटर के रूट नूडल्स में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है। मटर के रूट्स नूडल्स में जो पाया जाता है जीवाणु वह कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, ईस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो मटर के रूट्स में जो नूडल्स में पाए जाने वाले जीवाणु है वह राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, यानी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन है। तो पहला ऑप्शन है ऑटोमोबाइल्स, दूसरा है उद्योग और तीसरा है जलता कोयला और चौथा में इनमें से सभी। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑटोमोबाइल्स के कारण भी होता है, उद्योग के द्वारा भी होता है और जलता कोयला के कारण भी वायु प्रदूषण होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, थाइमस में, रुधिर में, लिम्फ में। तो बी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अस्थि मज्जा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, और यही अगर आपसे टी लिम्फोसाइट्स पूछे, टी लिम्फोसाइट्स अगर आपसे पूछे तो वहाँ पे जो हो जाता है थाइमस हो जाता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स अगर पूछे तो थाइमस, लेकिन यहाँ पे बी पूछा जा रहा है तो अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होगा तो वह थाइमस में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी पूछा जा रहा है तो अस्थि मज्जा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वो सब वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप वो सब वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए, और भी अदर सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। 18 नंबर में कह रहा है तो पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है हैजा
हैजा, तीसरा में दे रहा है मलेरिया और चौथा में दे रहा है सिफिलिस। यानी कौन रोग जो है यौन संचारित रोग है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में टाइफाइड, हैजा, मलेरिया और सिफिलिस। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया सिफिलिस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सिफिलिस करेक्ट हो गया, यानी सिफिलिस जो है यौन संचारित रोग है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन धान में जो होता है कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पे गोल्डन धान में जो पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, गोल्डन धान में जो होता है कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। तो मेरा बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि बिरबरी का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है सेक्रोमाइसिस से, दूसरा में प्रोटोजोआ से, तीसरा में टेरिडोकाइटस से और चौथा में मार्सुपियलस से। तो यहाँ बिरबरी का जो संबंध है वह प्रोटोजोआ से है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है। राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है। पहला ऑप्शन है मेगासोम, दूसरा में माइक्रोसोम और तीसरा में है ओलिगासोम और चौथा में है पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम का एक बड़ा झुंड जो कहलाता है वह पॉलीराइबोसोम कहलाता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया पॉलीराइबोसोम। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में करें कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। निम्नलिखित में कौन जो है जैव उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया, दूसरा में माइकोराइजा, तीसरा में सहजीवी बैक्टीरिया और चौथा में इनमें से सभी। तो जैव उर्वरक जो है इनमें से सभी है, यानी साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, सहजीवी बैक्टीरिया, ये सभी जो है जैव उर्वरक है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में करें कि वायु परागन को सबसे अच्छा उदाहरण है। वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण है सूरजमुखी, अंजीर, मक्का या यक्का। तो मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें बताना है कि वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, मक्का जो है वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बायोगैस में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, इनमें से सभी। तो बायोगैस में जो होते हैं SO2, H2S और मीथेन CH4 ये सभी होते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। SO2, H2S और CH4 ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बायोगैस में होते हैं तो इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में करें कि प्रारंभन कोडॉन है। प्रारंभन कोडॉन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रारंभन कोडॉन जो होता है AUS होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा AUS जो होता है कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभक कोडॉन जो होता है AUS होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में करें कि किस से कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। किससे जो है कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन है कायिक भ्रूण, दूसरा है बहुभ्रूण और तीसरा कायिक भ्रूण और बहुभ्रूण दोनों, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम बीज का जो निर्माण किया जाता है कायिक भ्रूण से किया जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे कायिक भ्रूण बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग निम्न में से कौन है। यानी DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है कौन है निम्न में से। पहला ऑप्शन है पैतृक परीक्षण, दूसरा है जुड़े बच्चे की पहचान में और तीसरा है मानव जीनोम में और चौथा में इनमें से सभी में। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो उपयोग किया जाता है इनमें से सभी में किया जाता है। यानी पैतृक परीक्षण में, जुड़वा बच्चे के पहचानने में और मानव जीनोम में, तीनों में किया जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां में कह रहा है कि रेबीज का टीका किसने खोजा था। रेबीज का टीका किसने खोजा था। पहला ऑप्शन है लैमार्क ने, डार्विन ने और तीसरा है पास्चर ने और चौथा है जेनर ने। तो रेबीज का टीका का खोज पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया लुई पास्चर। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि अग्रपुंज एग्रोसोम पाए जाते हैं। अग्रपुंज यानी एग्रोसोम जो होता है वो पाए जाते हैं शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में और युग्मनज में। तो एग्रोसोम जो होता है, अग्रपुंज जो होता है पाए जाते हैं शुक्राणु में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल
है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो वाहक बल है वह क्या है? उत्पादक, जीवभार, कार्बोहाइड्रेट या सूरज की प्रकाश। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो वाहक बल है वह सूरज की प्रकाश है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, सूरज की प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें है? पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है किसमें है? इसके जीवभार में, सामग्री के चक्रण में, और तीसरा है ऊर्जा प्रवाह में, और चौथा दे रहा है बी और सी दोनों में। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी सामग्री के चक्रण में और ऊर्जा प्रवाह में। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो यानी बी और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों में। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व जो है सामग्री के चक्रण में और ऊर्जा प्रवाह दोनों में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में करा है कि मानव शुक्राणु के बीच का भाग में स्थित होता है, यानी मानव शुक्राणु के बीच में जो भाग है उसमें स्थित होता है केंद्रक, सेंट्रियोल, चौथा में माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा में इनमें से तीसरा में जो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो मानव शुक्राणु के बीच भाग में जो स्थित होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि वह एंजाइम जो जौ के बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है, वह एंजाइम जो जौ के बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है अल्फा एमाइलेज, दूसरा है प्रोटीएज, तीसरा है लाइपेज, और चौथा है इंटरटेन। तो यहाँ पे अल्फा एमाइलेज जो हो जाएगा वह जो है एंजाइम जो है वह जौ के बीजों को अंकुरन को प्रेरित करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, अल्फा एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में करा है कि पोमेटो किसके बीज का दैहिक संकरण है? ठीक है, पोमेटो जो है किसके बीज का दैहिक संकरण है? आलू व टमाटर, टमाटर व गोभी, और तीसरा है गोभी व गाजर, और चौथा है गाजर व मूली। तो पोमेटो से यहाँ से पता चल रहा है तो इसका बीज का जो दैहिक संकरण है वो आलू और टमाटर का है। ठीक है, आलू और टमाटर का दैहिक संकरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आलू और टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहे हैं कि मत्स्य पालन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है सेरिकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, और तीसरा है पिसिकल्चर, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्य पालन को जो कहते हैं पिसिकल्चर कहते हैं। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे पिसिकल्चर बिल्कुल करेक्ट हो गया, मत्स्य पालन को कहते हैं पिसिकल्चर। और एपीकल्चर जो है दोस्तों मधुमक्खियों का पालन कहा जाता है, ये मधुमक्खियों को पालन जो है एपीकल्चर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पिसिकल्चर जो है मत्स्य पालन को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहे हैं ओपरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ओपरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, दूसरा है विटनी एवं डेविडसन ने, और चौथा है जैकब और मोनेड ने, और तीसरा में है जैकब और मोनेड ने, और चौथा में शार्प। तो यहाँ पे ओपरॉन मॉडल को जो प्रस्तावित किया था वो जैकब और मोनेड ने किया था। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, जैकब और मोनेड। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में करें कि अंडाणु के निषेचन होता है। अंडाणु का जो निषेचन होता है वह किस में होता है? तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी ग्रीवा नाल में होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ग्रीवा नाल में। ठीक है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसी को ग्रीवा नाल भी कहते हैं। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में कह रहा है कि रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है? रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन जो होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्लोनिंग के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए, या सूर्यमुखी के लिए। तो रासायनिक संयोजन और वैद्युत संयोजन जो होता है वह प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए प्रयुक्त होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि इटाई रोग उत्पन्न होता है आर्सेनिक के मैंने मतलब द्वारा, या पारा के द्वारा, कैडमियम के द्वारा, या नाइट्रेट के द्वारा। तो इटाई रोग जो होता है यह जो होता है कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे कैडमियम बिल्कुल करेक्ट हो गया। इटाई रोग जो उत्पन्न होता है कैडमियम के कारण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, पारा जो होता है मिनी माता, मैंने पारा के कारण जो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मिनी माता, तो आप ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ इटाई रोग पूछा जा रहा है तो कैडमियम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 5 अप्रैल को, 5 जून को,
5 अगस्त को। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।